हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग भारत के भूगोल से बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग 4 चैप्टर के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहां पे जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5, जिसका नाम है वन क्षेत्र। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? मैंने बताया था कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और यही जो शुष्क पर्णपाती वन है, यही भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ये पर्णपाती वन कहां पर पाया जाता है, जहां पर वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। जहां पर वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, वहां पर ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक है आपका आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा आपका शुष्क पर्णपाती वन। और ये आर्द्र पर्णपाती वन कहां पर पाया जाता है, जहां पर वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, जहां पर वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। और शुष्क कहां पर पाया जाता है, जहां पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, वहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है, व्याख्या भी देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इन्हीं वनों का विस्तार पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो आपका साल हो गया, सागौन, शीशम आदि वृक्ष यहां पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः रोजवुड, आबनूस, महोगनी इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये कहां पर पाया जाता है, जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैंने अलग से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव पर वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा वन पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है। और ये कहां पर पाया जाता है, जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। और ये भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर साल भर भारी वर्षा होती है। इन जंगलों को सदाबहार वन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के वृक्ष जो होते हैं साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है?
तो नागालैंड और मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में 25.14% तथा नागालैंड में 73.90%। राज्यों में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। जबकि मिजोरम में कितना है, तो 84.53%। मेघालय में कितना है, तो 76% क्षेत्रफल पर वृक्ष विस्तृत है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाले राज्य या संघ की बात करते हैं तो पहले स्थान पर लक्षद्वीप है तथा मिजोरम जो है दूसरे स्थान पर है। मिजोरम में कितना है, तो 84.53%। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पे है क्षेत्रफल के अनुसार, तो मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछे कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो मिजोरम पहले स्थान पर है। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम पहले स्थान पर है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप पहले स्थान पर है प्रतिशत के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहां पे है, तो मिजोरम में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 84.53%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, नहीं, मैंने बताया था सर्वाधिक प्रतिशत वन वाला क्षेत्र कहां पे है, तो आपका मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम। और क्षेत्रफल के अनुसार जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रतिशत पूछा है तो मिजोरम होगा, तो ये आपका गलत है। मैंग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां पे पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल। मूंगा चट्टानों से आवृत सर्वाधिक क्षेत्र अंडमान और निकोबार, ये भी आपका सही है। नम भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पे, गुजरात में, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। ठीक है, मैंग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। तथा नम भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। जबकि मूंगा चट्टानों से आवृत सर्वाधिक क्षेत्र अंडमान और निकोबार है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कुल वृक्षावरण एवं वनावरण 85,547 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाया जाता है। नेक्स्ट है साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहां पर पाया जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। व्याख्या भी देख लेते हैं। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। साल के वन हिमाचल के निचले ढालों एवं तराई के भागों में एवं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा में भी फैले हैं। या भूरे रंग की कठोर और टिकाऊ लकड़ी होती है। इसका प्रयोग रेल के डिब्बे, लकड़ी की पेटियां, फर्नीचर, जहाज, खंबे आदि बनाने और घरेलू काम में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 24.62। वनावरण क्षेत्रफल वाले शीर्ष 5 राज्यों की बात करते हैं, ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा।
पहले स्थान पर कौन है? तो मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि अरुणाचल प्रदेश दिए गए विकल्प में सर्वाधिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? तो ऑप्शन में नहीं दिया है कितना है, तो 0.08 हेक्टेयर है। ठीक है, 0.08 हेक्टेयर जो ऑप्शन में नहीं है, जबकि वैश्विक स्तर पर कितना है, तो 0.64 हेक्टेयर है। नेक्स्ट है, मिलान करना है भारत में सूची वन में वनों के प्रकारों और सूची 2 में प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ वन के प्रकार दिया है, दूसरी तरफ प्रदेश दिया है। ठीक है, इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर पाया जाता है? जहां पर वर्षा अधिक होती है, जैसे आपका उत्तर पूर्वी भाग हो गया भारत का, और पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो हो जाएगा इसका शिलांग पठार, और सह्याद्री में यह पाया जाता है। मानसून वन कहां पर पाया जाता है? मानसूनी वन तो छोटा नागपुर पठार और शिवालिक क्षेत्र में। शीतोष्ण वन कहां पर पाए जाते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी पर यह पाया जाता है। कच्छ या मैंग्रोव वन कहां पर? तो पश्चिम बंगाल और तराई क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शिलांग पठार और सह्याद्री, मानसूनी वन छोटा नागपुर पठार शिवालिक, शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी पर, कच्छ या मैंग्रोव वन पश्चिमी बंगाल और तराई क्षेत्रों में यह पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.7%। ऑप्शन बी। वर्तमान में देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% क्षेत्र पर वनावरण का विस्तार है। देश में वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 24.62% है। देखिए, अगर पूछा है भारत में वनावरण कितना है, तो 21.71% है, और वृक्षावरण कितना है? तो 2.91% वृक्षावरण है, और कुल पूछा जाए कितना है, तो 24.62% है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन नहीं उगते? भारत में किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? तो पूर्वी घाट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पूर्वी घाट के क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल के साथ ही पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरवन क्षेत्र में है। सुंदरवन क्षेत्र में तो ऑप्शन डी सघन मैंग्रोव वन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन क्षेत्र अपने सघन मैंग्रोव वन के कारण जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला चैप्टर है चैप्टर 6, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदाएं। इससे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है कांगड़ा भूकंप। कांगड़ा भूकंप दिया है 1934, ये गलत है। कांगड़ा भूकंप कब आया था? तो 1905 में आया था, तो ये आपका गलत है। कोयना भूकंप 1967 में आया था, सही है। लातूर भूकंप 1993 में, ये भी सही है। शिलांग भूकंप 1897, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2013 की आपदा में कौन सी नदी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी? जून 2013 की आपदा में कौन सी नदी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी? तो मंदाकिनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। 2013 की बाढ़ में मंदाकिनी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी।
केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी के 2 फ्लड वे हैं। कई दशकों से यह केवल पूर्वी घाटी में बह रही थी। बाढ़ आने पर यह पुराने पथ में भी बढ़ी, जिससे उसके मार्ग में आने वाले निर्माण ध्वस्त हो गए। नेक्स्ट है, बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है? बादल फटना किस प्रदेश में होता है? तो ऑप्शन बी, हिमालय प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादल फटना हिमालय प्रदेश में होता है जब गर्म, आर्द्र तथा अस्थिर हवा पर्वतीय ढाल या खड़े पठारी ढाल से टकराती है तो शीघ्रता से ऊपर उठती है। कराया, जब गर्म, आर्द्र तथा अस्थिर हवा पर्वतीय ढाल या खड़े पठारी ढाल से टकराती है तो शीघ्रता से ऊपर उठती है। ऊपर उठने पर संघनन की गुप्त उष्मा के कारण ऊपर उठाने का कार्य और तेज हो जाता है। परिणामतः अधिक सक्रिय तथा तीव्र झंझावात का निर्माण हो जाता है, जिससे घनघोर वर्षा होती है और इसे ही वर्षा प्रस्फोट या बादल फटना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलान करना है। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं दिया है, दूसरा तरफ जो है प्रदेश दिया है। बाढ़ कहाँ पे आता है? तो बाढ़ आपका मैदानी क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आता है। भूकंप हिमालय का गिरपाट क्षेत्र में आपका भूकंप आता है। सूखा कहाँ पे? तो मध्य पूर्ववर्ती भाग। और चक्रवात की बात करते हैं तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में चक्रवात आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप हिमालय का गिरपाद क्षेत्र, सूखा मध्य पूर्ववर्ती भारत, चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, चट्टान व शैल एवं मृदा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें पहला प्रश्न है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा मिट्टी किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केसर। करेवा केसर खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी भाषा में करेवा का शाब्दिक अर्थ उन्नत टेबल लैंड होता है। करेवा मृदा में समतल शीर्ष वाले टीले हैं जो कश्मीर घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। करेवा के निक्षेपों में रेत, गाद, मिट्टी, रोल मिट्टी इत्यादि पाए जाते हैं। यह घाटी कृषि और बागवानी फसलों के लिए काफी लोकप्रिय है। ठीक है, और सबसे ज्यादा केसर भारत में कहां पे होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है, लेटेराइट मृदा अधिकतर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये। लेटेराइट मृदा कहां पर? तो ऑप्शन ए, कर्नाटक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। जहां पर अत्यधिक तापमान होता है और भारी वर्षा होती है, वहां पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए निच्छालन का परिणाम है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है और इसमें जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहत क्षेत्र में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पे? तो ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। महाराष्ट्र के अलावा इस मिट्टी का विस्तार गुजरात के मध्यवर्ती भाग और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और तटवर्ती भाग, तमिलनाडु, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में मिलती है। ठीक है, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में क्षारीय मृदा या मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी, क्षारीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस मृदा को ऊसर रेह व कल्लर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे जो है ऊसर रेह व कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह तंत्र के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, करेवा मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय नाम है, जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है तो कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। ऑप्शन ए, करेवा मृतिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड़ उपस्थित होते हैं। यह जम्मू कश्मीर राज्य में
पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्व में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीली निक्षेप है। ठीक है, इसमें केसर की खेती होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? किस मिट्टी का निर्माण जो है नदियों के द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टियां नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित हैं। ये हल्के भूरे रंग की हैं तथा गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की हैं। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमि में परिपक्व है। भारत में जलोढ़ मिट्टियां विशाल मैदानों, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में फैली हैं। जलोढ़ मिट्टियों में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। नाइट्रोजन और जीवाश्म का इसमें अभाव होता है। ये ध्यान रखिएगा, इस जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूने की अधिकता होती है और नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है, यानी ह्यूमस की कमी होती है इसमें। नेक्स्ट है, दुमटी या लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दुमटी या लोम में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है इसमें? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं इसमें, यानी बालू में मिलता है, चिकना कण मिलता है, पांसु कण भी मिलता है। ऑप्शन डी। दोमट एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वर है। इसमें 40% क्या होता है? सिल्ट होता है, 20% जो है चिकना कण तथा 40% बालू होता है। पानी तथा वायु के प्रवेश हेतु अधिक छिद्रिल होने के कारण फसलों की उर्वरा शक्ति अधिक होती है इसमें। नेक्स्ट, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है क्योंकि चिकनी मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है, इसलिए इसमें पौधों को अधिक समय तक जल की प्राप्ति होती रहती है। नेक्स्ट, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावी होती है। चिकनी मिट्टी में 50% चिकनी मृदा, 50% से कम गाद व बालू पाए जाते हैं। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। वायु का आवागमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाती है। केशिका के कारण यह प्रक्रिया सुलभता से संपन्न होती है। नेक्स्ट, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, रेगुर मिट्टी या काली मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काली या रेगुर मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है या दक्कन के पठार में पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहुतायत में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांशों की कम मात्रा पाई जाती है, जबकि चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना एवं लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। रेगुर मिट्टी गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि के लिए उपयुक्त है। सबसे ज्यादा किसके लिए? तो कपास के लिए, इसीलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जो नवीन मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे खादर कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। बांगर वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है। इसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। खादर वह नीचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है एवं प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी को लाकर यहाँ जमा कर देता है। इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होते हैं। ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ है उसे बांगर, जो नवीन जलोढ़ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे खादर कहा जाता है। भाबर शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। गिरिपाद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी कंकड़, पत्थर, बजरी आदि लाकर जमा कर देती है, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, इंपॉर्टेंट है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, तो ऑप्शन ए 6000 मीटर तक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने
वाहित तथा निक्षेपित किया है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से 6000 मीटर तक पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। नेक्स्ट, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कपास के लिए है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह मिट्टी कपास, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि में पाई जाती है। नेक्स्ट, धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहां पाई जाती है? धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहां पे पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, राजस्थान और गुजरात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में से धूसर और भूरी जमीन अधिकतम राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इनका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। अगला चैप्टर है सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? तो नर्मदा पर है। ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। राज्य भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सतलज पर कौन सा है? गुरु गोविंद सागर, ये सही है। कावेरी पर कृष्णराज सागर है, ये सही है। चंबल पर गांधी सागर है, ये भी सही है। गोदावरी पर नागार्जुन सागर नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी पर जो है ये आपका नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। सतलज गुरु गोविंद सागर, कावेरी कृष्णराज सागर, चंबल गांधी सागर, कृष्णा नागार्जुन सागर। नेक्स्ट है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो ऑप्शन बी, कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पट्टी सीमा सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। यह दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। यह ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है ये। परियोजना की आधारशिला मार्च 2015 में रखी गई थी और इसे 1 वर्ष के लिए निर्धारित समय में पूरा किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी के बाढ़ के पानी को रायल सीमा की ओर मोड़ना है। नेक्स्ट है, वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों में से है? वंशधारा जल विवाद का संबंध जो है किन राज्यों से है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य से है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है ये। वंशधारा जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिला से शुरू होती है तथा आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है ये। हीराकुंड बांध किस नदी पर है ये? तो महानदी पर। ऑप्शन सी, महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शुरू की गई बृहद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। भागीरथी पर क्या है? तो आपका टिहरी बांध है, उत्तराखंड में है। कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध है, आंध्र प्रदेश में है। चंबल पर तो राणा प्रताप सागर है, चंबल नदी पर है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम कहाँ स्थित है? कालेश्वरम कहाँ पे स्थित है? तो तेलंगाना में। ऑप्शन डी, तेलंगाना। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो गोदावरी नदी पर निर्मित है। किस नदी पर है ये? तो गोदावरी पर है। इसके माध्यम से तेलंगाना के 13 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहले तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप सागर जो है किस नदी पर है? तो आपका चंबल नदी पर। और किस राज्य में है ये? तो राजस्थान में।
ऑप्शन बी राजस्थान में है ये। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चुलिया जलप्रपात के पास बनाया गया। ठीक है, चुलिया जलप्रपात, ये भी ध्यान रखिएगा। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। इसके अलावा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध व कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध भी है, जवाहर सागर बांध भी है और कोटा बैराज भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें पहला आपका कोयना परियोजना, कोयना परियोजना केरल में नहीं है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, तो यही आपका गलत है। बाकी तवा परियोजना मध्य प्रदेश में, रिहन परियोजना उत्तर प्रदेश में, काकरा पार परियोजना गुजरात में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, तवा मध्य प्रदेश, रिहन उत्तर प्रदेश, काकरा पार परियोजना गुजरात में है। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, अभी हमने पढ़ा, तो चंबल नदी पर है ये राणा प्रताप सागर बांध। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के रावत भाटा जिले में चंबल नदी पर बनाया गया है। किस जिले में है ये, रावत भाटा जिले में। इस बांध की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। यह बांध गांधी सागर बांध से लगभग 48 किलोमीटर दूर चुलिया जलप्रपात के निकट स्थित है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। पहला है भाखड़ा नंगल बांध सतलज पे सही है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर यह भी सही है, हीराकुंड महानदी पर यह भी सही है, नागार्जुन सागर बांध गोदावरी पर नहीं है, ये गलत है। किस पर है, तो कृष्णा नदी पर है ये, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल सतलज, सरदार सरोवर नर्मदा, हीराकुंड महानदी, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा पर है। ठीक है, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, अभी हमने पढ़ा, किस पर है ये, तो सतलज पर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। टिहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है टिहरी के बाद। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22 अक्टूबर 1963 को इसे देश को समर्पित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात। ऑप्शन बी जोग जलप्रपात। विकल्प के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, या शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर है ये, तो शरावती नदी पर है ये, कर्नाटक में। संपूर्ण रूप से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है। देखिए प्रश्न के अनुसार जो है आपका जोंग होगा, वैसे अगर पूछा है तो कुंचिकल जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह वराह नदी पर स्थित है, और कहां पे है, कर्नाटक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई कितनी है, तो ऑप्शन सी 4000 मीटर। ऑप्शन सी, मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई 4000 मीटर है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क 4000 मीटर या 19,024 फीट की अधिक ऊंचाई पर स्थित लिंगला टाप से होकर गुजरती है। बीआरओ की हिमांग परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। ठीक है, हिमांग परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है, तो ऑप्शन सी स्वामी राम तीर्थ सागर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पूरा देखिएगा आप लोग जरूर। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम के पास स्थित है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम स्थल के पास किया गया है। इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय को स्वामी राम तीर्थ सागर नाम दिया गया है। इस बांध का निर्माण भूकंप क्षेत्र के जोन 5 में किया गया है, अतः इसे भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। नेक्स्ट, सैलोलिम रिजर्वायर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सैलोलिम रिजर्वायर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी गोवा में। ऑप्शन सी सैलोलिम रिजर्वायर गोवा में स्थित है।
सेलुलिम बांध परियोजना गोवा में जुआरी नदी की सहायिका सेलुलिम नदी पर निर्मित है, या जुआरी नदी की सहायक नदी सेलुलिम नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है। पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। पोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी पर निर्मित किया गया है। किस नदी पर है ये, तो ब्यास नदी पर है। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति सृजन करना है। पोंग बांध के पश्चिम भाग में महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण किया गया है, इंपॉर्टेंट है। पोंग बांध के पश्चिम भाग में महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण किया गया है, जो एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में, ऑप्शन बी तमिलनाडु। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला राज्य तमिलनाडु है। यह राज्य तालाबों द्वारा सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र रहा है। तालाबों द्वारा सिंचाई दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में अत्यधिक लोकप्रिय है। यहाँ कठोर उबड़ खाबड़ निचले पठारी भागों में मौसमी नदियों को बांधकर तालाब बना लिया जाता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो गंडक, ऑप्शन सी गंडक। त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है, या गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। ठीक है, गंडक नदी के बाएं तट से निकली है त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसके द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, अभी मैंने बताया ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर भारत नेपाल सीमा के समीप पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान पर गंडक नदी से निकाली गई है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले की भूमि की सिंचाई करती है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गंटूर एवं तेलंगाना के नलकोंडा जिलों की सीमा पर कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंडक परियोजना। ऑप्शन डी गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। यह परियोजना गंडक नदी पर है। ज्ञातव्य है कि गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर भासालोटन के समीप बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। गंडक नदी सोनपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। इसको भी ध्यान रखें, गंडक नदी जो है सोनपुर के समीप गंगा में मिल जाती है, गंगा के सहायक है ये। नेक्स्ट, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। किससे, तो ऑप्शन बी लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लघु एवं बृहद परियोजनाओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना है। पहला आपका लघु सिंचाई परियोजना, इसमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। यह आपका बृहद सिंचाई परियोजना में आता है। मध्यम की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है। लघु सिंचाई परियोजना तो इस वर्ग में 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट, मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए, इंपॉर्टेंट है। मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ऑप्शन बी बराकर। ऑप्शन बी दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बराकर नदी पर तथा पंचेत पहाड़ी बांध दामोदर नदी पर स्थित है। बोकारो नदी पर बोकारो बांध स्थित है। मैथान बेल पहाड़ी और तिलैया बांध ये किस नदी पर, बराकर नदी पर। पंचेत पहाड़ी बांध तो आपका दामोदर पर स्थित है, और बोकारो नदी पर कौन सा, तो बोकारो बांध स्थित है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किससे पानी आता है, तो गंडक से आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गंडक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध किस पर बनाया गया, पढ़ चुके हैं, सतलज पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। इसका निर्माण 1963 में सतलज नदी पर किया गया है।
नेक्स्ट, सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो गंडक से, ऑप्शन डी गंडक। गंगा के सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से कौन सी नहर, तो सारण नहर निकाली गई है। इसमें सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिलों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, किस नदी पर है ये, महानदी पर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, महानदी पर है ये। महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 4.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई, दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948, ऑप्शन सी। अमेरिका की टेनेसी नदी योजना से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना अधिनियम बनाकर बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ मिलकर किया था, जिससे इसके जल का उपयोग सिंचाई में किया जा सके और साथ ही बिजली का उत्पादन भी किया जा सके। नेक्स्ट है, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, किस राज्य की, तो हरियाणा हो गया, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भाखड़ा नंगल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय है, ठीक है, गोविंद सागर जलाशय इसके पीछे है। इसका उद्देश्य सतलज व यमुना के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई करना, सरेंद्र नहर में जल बढ़ाकर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना, गंगा नहर द्वारा राजस्थान में सिंचाई करना, लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करना, 12 लाख किलो वाट विद्युत उत्पादन करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम कौन सा है, तो ऑप्शन सी, पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में राज्यों का सही क्रम है आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आपसे डेली 2 वीडियो आएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।